हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 23 अक्टूबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन हमारा ये था कि साथियान ज्ञान शेखरन जो हैं, ये कौन से खेल से संबंधित हैं और इन्होंने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता था। तो सही आंसर है टेबल टेनिस से ये बिलोंग करते हैं और टेबल टेनिस में इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत के लिए ब्रोंज जीता है। हालांकि जितने भी स्टूडेंट आंसर करते हैं डेली, उनमें से अगर बात करी जाए तो केवल 25 से 30% ही सही आंसर इस बार कर पाए। खैर, जिनको नहीं पता था, बाकी लोग ध्यान रखिए, इस बार आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रखिए अपने आप को, क्योंकि लेवल आपका क्वेश्चन का इस बार ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का कि ये कौन सा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में एक दो नहीं बल्कि 5 अवार्ड जीते हैं। तो ये राज्य है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था साल 2015 में। जब ये योजना लॉन्च करी गई थी, उस टाइम पे भारत सरकार का ये उद्देश्य था कि 31 मार्च 2022 तक पूरे भारत के अंदर 2 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल घर दिए जाएं। तो फिलहाल अभी 2 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, बट हाँ, लगातार हर एक राज्य में इस पर काम प्रगति पर है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है और इसके मिनिस्टर हैं इस टाइम पे हरदीप सिंह पुरी। तो तमिलनाडु ने सबसे बेहतर कार्य किया है इस योजना के अंतर्गत। इस टाइम पे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। उड़ीसा में नवीन पटनायक है मुख्यमंत्री और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, मतलब कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हब है, इसने अभी हाल ही में कौन से पेमेंट बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है ताकि ये भारत में इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए, मतलब आने वाले टाइम पे और भी ऐसी बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विसेज दे पाए जिससे कि रूरल एरियाज को हम लोग कैप्चर कर सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हब के द्वारा अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर ये पैक्ट साइन किया गया है। इनका मेन उद्देश्य होगा कि आने वाले टाइम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो डायरेक्टली RBI हब के इंस्ट्रक्शन पर कार्य करे और अपनी सर्विसेज भारत के कोने कोने तक दे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास इस टाइम पे। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना अभी हाल ही में 2018 में करी गई है। ये बस 4 साल पुराना ही बैंक है। ये पोस्ट ऑफिस है ना जो आपका, ये उसी का बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे, ये हैं जे वेंकट रामू। क्या नाम है? जे वेंकट रामू। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसने मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड जीता है। यहाँ की एक डिश है जिसको बोलते हैं हलीम, इस डिश के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फूड कैटेगरी और एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर जितने भी GI अवार्ड अभी तक दिए गए हैं शहरों को या राज्यों को, उन सभी में से सबसे ज्यादा पॉपुलर ये डिश है जिसके तहत इस शहर को यह अवार्ड दिया गया है। तो यह है हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल। हैदराबाद में एक डिश बहुत फेमस है, इसको हलीम बोला जाता है। हलीम बेसिकली वर्ड निकल कर आया है दलीम से। जहां की ये डिश है वहां पर इसको दलीम बोला जाता था। दलीम इसलिए बोला जाता था क्योंकि एक ऐसा व्यंजन है जिसको दाल घोट कर बनाया जाता है और इसमें मीट भी डाला जाता है। तो मीट और दाल दोनों को एक परफेक्ट टाइम तक कुक किया जाता है, बहुत स्लो कुक्ड, और इस तरीके से घोटा जाता है एक बड़े डेग में। ये घंटों का प्रोसेस होता है और तब जाकर दलीम बनता था, लेकिन आज की डेट में इसको हलीम बोला जाता है। ओके, ज्यादातर कंट्रीज में। तो हैदराबाद में हलीम जो है ये काफी फेमस है। इसके लिए हैदराबाद को पहले से GI टैग मिला हुआ है और अब मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड से भी हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको जानकर अचंभा होगा कि जो रतलामी सेव है, बीकानेरी भुजिया है, रसगुल्ला है, उन सभी डिशेज को पॉपुलैरिटी में इसने इस बार पछाड़ दिया है और यह अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया है हैदराबाद को। इंटरनेशनल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 का जो है, इसको कौन से देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो इस बार इसको होस्ट कर रहा है बांग्लादेश।
और बांग्लादेश में कहाँ पर इसको होस्ट किया जा रहा है? तो बांग्लादेश के अंदर एक शहर है जिसको बोलते हैं खुलना। क्या बोलते हैं? खुलना। और खुलना के अंदर एवा सेंटर में इसको आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उनका यूज करते हुए हम लोग अपने क्लाइमेट को कैसे बचाएं। और यहाँ पर जो यूथ क्लाइमेट समिट इसका नाम है, ये इसी वजह से है कि दुनिया भर के 600 से ज्यादा यूथ एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया, ताकि आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योर्स इस बात को समझ पाएं कि क्लाइमेट को हम कैसे बचाएंगे, और वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन उनका एक प्रयास इस तरफ भी होना चाहिए। तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ पर डेट भी आपको बता देता हूँ, 21, 22 और 23 अक्टूबर 3 दिन तक इसका आयोजन किया जा रहा है। मतलब आज इसका समापन होने वाला है 23 तारीख को। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। यहाँ की कैपिटल है ढाका। मलेशिया की कैपिटल है कोलालंपुर। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और भारत की कैपिटल है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आईटीपीओ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। क्या नाम है? प्रदीप सिंह खरोला। और ये 1988 बैच के अधिकारी हैं। इनका कैडर है आंध्र प्रदेश कैडर। इससे पहले ये सिविल एविएशन मंत्रालय के सेक्रेटरी भी रह चुके थे, लेकिन अब ये आईटीपीओ संभालेंगे। और अगर आईटीपीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले साल 2023 में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है, तो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या डिक्लेयर किया गया है? जिसको हिंदी में बोलते हैं शुभांकर। तो शुभांकर हर एक खेल में, टूर्नामेंट में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ जारी किया जाता है जो कि प्रमोट करता है उस टूर्नामेंट को। तो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए ताजुनी को ऑफिशियल मैस्कॉट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, ये ताजुनी है। ताजुनी एक पेंगुइन की प्रजाति है जिससे ये वर्ल्ड लिया गया है। और इस बार जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप अगले साल खेला जा रहा है, इसका वेन्यू होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मतलब इन दो देशों में पूरे टूर्नामेंट को आयोजित किया जाएगा। और ये जो ताजुनी है, ताजुनी एक पेंगुइन की ऐसी प्रजाति है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है और कॉन्फिडेंट मानी जाती है। तो इसीलिए ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे विमेंस वर्ल्ड कप फीफा को। और ये जो आपको पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा है, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है लईब। क्या नाम है? लईब। ये इस बार अगले महीने से जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 मेंस कैटेगरी का होने जा रहा है, उसका शुभांकर है ये। और फीफा वर्ल्ड कप मेंस कैटेगरी कहाँ हो रहा है? ये कतर में आयोजित किया जा रहा है। विमेंस कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा सचिव का मतलब डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अरमाने गिरधर। क्या नाम है? अरमाने गिरधर। ये अपॉइंट किए गए हैं डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल ही में। और करंट टाइम पे ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में अपॉइंटेड थे। अब इनका ट्रांसफर हो गया है रक्षा मंत्रालय में। इनके बारे में तो आपको पता ही है, लिज ट्रस। अभी 4 सप्ताह पहले ही, 4 से करीब 6 सप्ताह, हाँ 6 सप्ताह हो गए, 6 वीक पहले ही ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी थी किसी देश की। लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। तो केवल 6 सप्ताह बाद ही इस्तीफा इन्हें देने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन पहले सवाल यह है कि कौन से देश के प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है? तो ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी। और उस टाइम पर आपको पता ही है कि ऋषि सुनाक और इनके बीच में नॉमिनेशंस को लेकर काफ़ी रेस रही, लेकिन अंततः लिज ट्रस ही प्रधानमंत्री बनी थी। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ऋषि सुनाक पूरे तरीके से रेस से बाहर है। एक्चुअली हुआ क्या कि ब्रिटेन में प्रॉब्लम चल रही थी बजट में जो टैक्सेस हैं उनकी कटिंग को लेकर। पिछली बार भी मुद्दा वहां पर जब सरकार बनी थी तो यह था कि लोग चाहते थे कि आप टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हो, टैक्सेस में कमी करो, हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो टैक्सेस में कमी करेगी। लेकिन लिज ट्रस के 6 सप्ताह बीत गए और उसके बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो
तो अभी क्या है कि उस चीज की मांग उठने लगी। अब ये मांग इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा क्यों हो गया कि एटलीस्ट 1 साल को तो टाइम इन्हें देना चाहिए था, लेकिन वहां की संसद में ऐसा कैसे होने लगा कि इनके लिए फ्लोर टेस्ट की डिमांड होने लगी कि हाँ भाई एक बार नॉमिनेशन फिर कर लेते हैं, या आप इन चीजों को संभाल नहीं पा रही हैं। ऐसा इस वजह से कि जो ऋषि सुनक हैं ये फिनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं ब्रिटेन के, और जब ये फिनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटेन के तब इन्हें पसंद बहुत किया गया वहां की जनता के द्वारा। कारण क्या है कि वहां के फाइनेंशियल रेवोल्यूशन में एक तरीके से आप बोल सकते हो पिछले 4 सालों में इनका बड़ा हाथ था। इन्होंने काफी चीजों को कई बार अपने फाइनेंशियल मिनिस्टर के कार्यकाल में ब्रिटेन को फाइनेंशियल बहुत सारे ऐसे बैरियर्स थे जिनसे बाहर लेकर आए। अभी हाल ही में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक को इस तरीके से प्रस्ताव दिया है कि आप आइए और इस गिरती हुई पार्टी को बचा लीजिए कैसे भी करके। तो अल्टीमेटली लोगों ने इनको केवल 6 सप्ताह तक का ही टाइम दिया, उसके बाद टाइम नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को ऋषि सुनक से ये उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरह एक टाइम पे इकोनॉमी को संभाल चुके हैं वहां पर, तो अब इनके लिए ये चीजें बड़ी आसान होंगी। तो अगर ये आ जाते हैं प्रधानमंत्री के पद पर, लेकिन हाँ ये अपने आप में इतनी आसान जर्नी भी नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ऋषि सुनक एक ब्राउन मैन है, मतलब कहने का कि एक गोरे की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये भी अपने आप में वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज है। तो फिलहाल जो ऋषि सुनक हैं इन्होंने मैक्सिमम नॉमिनेशन अर्जित किए हैं, वहां पर नॉमिनेशन हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए, तो इन्हें मैक्सिमम नॉमिनेशंस मिले हैं, सबसे ज्यादा, और इनको रिजाइन करना पड़ा। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। और वियतनाम की कैपिटल हनोई। 22 अक्टूबर को भर्ती अभियान रोजगार मेला किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 22 अक्टूबर आप समझ ही रहे हैं ना, कल के दिन रोजगार मेला लगा था और इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये अनाउंस किया कि आने वाले 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि पुलिस, बैंक, इनकम टैक्स, डिफेंस, एजुकेशन, रेलवेज और आदि आदि कई सारे विभागों में, ईएसआईसी वगैरह, उन सभी में। तो रोजगार मेला 22 अक्टूबर के दिन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई सेवई सेंटर्स नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया है? तो ई सेवई सेंटर्स नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहां पर सीएससी का मतलब है कॉमन सर्विस सेंटर। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स हैं जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा आज की डेट में चलाए जा रहे हैं। ये एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशंस की तरह शहरों में लॉन्च किए जाते हैं, और इनका मेन उद्देश्य ये है कि आपको जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। जैसे कि आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, या फिर पासपोर्ट आपको बनवाना है, ओके, राशन कार्ड बनवाना है, इस तरीके की सारी सेवाएं आपको कॉमन सर्विस सेंटर से दी जाती हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सेवई सेंटर्स के अंतर्गत फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में 2770 सीएससी की स्थापना करेंगे पूरे तमिलनाडु के अंदर, और इससे आईटी एनेबल्ड जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज दी जाएंगी। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी कल के दिन 8 जिलों में आफ्स्पा का विस्तार कर दिया है? तो ये सरकार है असम। असम में इस टाइम पे हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है। आफ्स्पा का मतलब पता है? इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट की स्थापना 1958 में करी गई थी। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इंडियन आर्मी को एक्सेसिव पावर देता है। अगर किसी भी जगह पर आफ्स्पा अप्लाई किया जाता है तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि इंडियन आर्मी को वहां पर गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं है, ना ही किसी भी जगह को सर्च आउट करने के लिए सर्च वारंट की जरूरत है। तो हमेशा ऐसे एरियाज जो कि सेंसिटिव जोन है अपने आप में, वहां पर कंडीशंस को देखते हुए आफ्स्पा को कई बार एक्सटेंड किया जाता है। तो आसाम सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 6 महीने तक 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आफ्स्पा और लगा रहेगा। आसाम में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है डॉक्टर जगदीश मुखी। पंजाब में भगवंत मान की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और नागालैंड में मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये जैवलिन थ्रोअर है।
एक तरीके से नीरज चोपड़ा जैसे हैं। इन्होंने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल अभी हाल ही में जीता है। नाम क्या है इनका? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है डीपी मनु। क्या नाम है? डीपी मनु। और इन्होंने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। वहां पर 81.23 मीटर भाला फेंका और गोल्ड जीत लिया। एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत में अभी जो मैंने आपसे यहां पर बात करी थी सातियान ज्ञानशेखरन के बारे में, तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये तो आप पता है, आपको लग ही गया है। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस टाइम पर भारत के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, या टेबल टेनिस प्लेयर आप बोल सकते हो। टेनिस तो नहीं, टेबल टेनिस प्लेयर है। रैंकिंग वाइज मैं आपको बता रहा हूं। और इनकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है? 37th ग्लोबल रैंकिंग इनकी इस टाइम पे चल रही है। कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो तमिलनाडु में चेन्नई से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आप में से कितने लोग बता सकते हैं, आज मैं आपसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कॉन्टिनेंट से, कितने लोग बता सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अर्थ में लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? अगर आपको पता है, सेकंड लार्जेस्ट की यहां पर बात हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से लिखकर बताइए। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।